नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अंकित रमोला टारगेट टू के SSC में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स की एक और क्लास को लेकर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। पिछली क्लास में हमने आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ा था। आर्थिक समृद्धि जितनी भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में चीज़ें हुई, NDP, GDP, NNP, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए जितने भी हमारे फैक्ट्स थे, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, सारी की सारी में इसमें कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 में जब हमने, आप याद करिए, क्लास 2 पढ़ी थी, उस टाइम भी हमने इसी से जुड़ी हुई क्लास पढ़ी थी, GDP और NNP से जुड़ी हुई। आज हमने आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमने पढ़ी, तब भी हमने उन फैक्ट्स को फिर से रिवाइज किया है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो अर्थव्यवस्था में रिकवरी के बारे में। जब भी इकोनॉमी में कोई झटका लगता है, जैसे इकोनॉमी बैठ जाती है, जैसे कोरोना आया, कोरोना में सारी चीज़ें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, तो इकोनॉमी में जो जितनी भी चीज़ें चल रही थी सब क्या हो गई, रुक गई एकदम से। सारे सेक्टर, होटल, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, सब बंद हो गया कोरोना में। तो वो जितनी भी इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी में ठप बैठना, बैठ जाना, जहाँ पे शॉक लग गया अर्थव्यवस्था को। फिर जब सब कुछ खुला तो इससे क्या होगा, अब अर्थव्यवस्था में क्या हो रही होगी, रिकवरी हो रही होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे रिकवरी हुई। तो यहीं पर हम आर्थिक विकास के कंसेप्ट को हम समझेंगे। आर्थिक विकास होता क्या है, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे कैसी तरह की रिकवरी होती है, क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या इसको लेके सूचकांक भी बने हुए हैं आर्थिक विकास को लेके। तो आर्थिक विकास आज हमारा सबसे मेन टॉपिक है। याद रखिए, इसी आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ आगे हमारे सारे टॉपिक होंगे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जब हम बजट में जाएं, चाहे हम जब फिर मुद्रा करेंसी में जाएं, उसके एक्सचेंज को लेके जाएं, सारे में क्या आता है, आर्थिक विकास। बैंक, RBI जो हमारे यहाँ काम करता है वो किसके लिए काम करता है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो वहां पे भी आर्थिक विकास ही आएगा, सब जगह आर्थिक विकास आ रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक, याद रखो आर्थिक विकास में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि में हम क्या करते थे, खाली ये मैटर करता था, हमारे यही चीज मायने रखती थी कि कितना ज्यादा पैसा बढ़ रहा है, कितना ज्यादा चीजों का मूल्य बढ़ रहा है, ये हमारा आर्थिक विकास होता था। लेकिन आर्थिक समृद्धि होती थी, वो हमारी क्या होती थी आर्थिक समृद्धि होती थी। आर्थिक विकास क्या होता है हमारा, आर्थिक विकास क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब पॉजिटिव तरीके से, आगे एक सकारात्मक तरीके से इसमें विकास होना चाहिए। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में एक फर्क यह है कि जहां पर हम आर्थिक समृद्धि जो होती है, आर्थिक समृद्धि या जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, जो ग्रोथ होती है, इसमें हम क्या खाली देखते हैं, पैसे को, इसके मौद्रिक मूल्य देखते हैं। लेकिन आर्थिक विकास में हम क्या देखते हैं कि क्या इंसान का समाज में भी कुछ विकास हो रहा है, क्या उसको समाज में इज्जत मिल रही है, अगर वो उसके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है किसी तरह का, सांस्कृतिक तौर पे उसका कितना विकास हो रहा है, राजनीतिक तौर पे उसकी समझ में कितना विकास हो रहा है, और आर्थिक तौर पे वो कितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे की ओर आ रहा है, आगे की ओर उसका कितना परिवर्तन हो रहा है। समाज में गरीबी, भूखमरी में कमी होनी चाहिए, साक्षरता और जीवन जीने की उम्र बढ़नी चाहिए। आर्थिक विकास के मतलब में ये होता है कि पैसा तो हो ही हो, साथ में समाज में भूखमरी और गरीबी भी कम हो। ठीक है, शिक्षा अच्छी मिले। अगर वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, तो अब वो ऐसे स्कूल में जा रहा, वो परिवार का सदस्य है वो इंसान, जहाँ पे अच्छा स्कूल हो, अच्छी शिक्षा उसको मिलती हो। अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार, आर्थिक विकास हो गया है, आर्थिक विकास इस तरीके से होना चाहिए। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार, किस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, कैसे इसमें चीजें बदलनी चाहिए, किस तरीके से रिकवरी होती है। याद करना इसमें जरा एक चीज देखो, ये आपका क्या चल रहा था, लॉकडाउन था। ठीक है, ये लॉकडाउन था, सब कुछ क्या हो गया यहाँ पे, इकोनॉमी जो आपकी है क्या है, अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। लॉकडाउन क्या हुआ, खुल गया लॉकडाउन। अब क्या हुआ, आपका रिकवरी हो रही है,
रिकवरी मतलब जो भी चीजें आपको मिली हैं अर्थव्यवस्था में, जो भी चीजें हो रही हैं अभी, उनमें क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। मतलब जितना सब कुछ बंद हो गया था, फिर से होटल खुल रहे हैं, फिर से थिएटर खुल रहे हैं, फिर से आप घूमने जा सकते हो, फिर से स्कूल खुल रहे हैं, फिर से स्कूलों के खुलने से दुकानों, जो स्टेशनरी की मांग है वो फिर से बढ़ रही है, बैग कॉपी सबकी डिमांड बढ़ रही है, तो सबका क्या होगा, रिकवरी होगी आपकी। ठीक है, तो लॉकडाउन ही ऐसी चीज है जिसमें आप रिकवरी वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बार समझ गए, रटने की कोशिश मत करना, मैं एक एक करके बताऊंगा। अर्थव्यवस्था में रिकवरी क्या है, ये देख रहे हो तुम, ये आप देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं यहां पे, ये ग्राफ अगर आपने कभी पढ़ा हो ना पहले थोड़ा सा भी ग्राफ, तो ये क्या है, समय को दिखाता है। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे करके हमारा आगे टाइम बढ़ रहा है, और उसी हिसाब से हमारी क्या ऊपर जीडीपी बढ़ रही है। ध्यान से देखो कितने तरह के अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है। एक होती है आपकी वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी क्यों बोलते हैं कि देखो यहां पर आपकी इकोनॉमी थी, यहां से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है समय के साथ, इधर जा रही है और ऊपर भी जा रही है। मतलब अभी यहां पर है ना इकोनॉमी, तो इसने ऊपर की तरफ भी जीडीपी ने ग्रोथ किया है और समय के साथ ही आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से यहां पे क्या आ गया, मान लो ये आपका आ गया लॉकडाउन, आ गया कोरोना, आ गया ये लॉकडाउन, आ गया कोरोना, तो यहां पे सारी चीजें, इकोनॉमी क्या हुई, नीचे को आई। अब ये नीचे 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 यहां पर इकोनॉमी आ गई। अब यहां से लॉकडाउन खुला, इकोनॉमी में क्या, समय, इस समय पे आप पहुंचे, इस समय पे मतलब क्या हो गया, लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, रिकवरी होगी, हाँ जी हो रही है, हो रही है। अब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमी फिर से अपने उसी लेवल पे, देखो जो आगे जाना चाहिए था, इसी लेवल पे, यहां से इसको आगे जाना था ना, गया नहीं, क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि क्या हो गया, इकोनॉमी में तब तक लॉकडाउन, कोरोना की बीमारी आ गई। तो कोरोना की बीमारी के आने के कारण क्या हो गया, सारी इकोनॉमी यहां पे नीचे आ गई। फिर इसने इकोनॉमी जब खुला, लॉकडाउन खुला, तो इकोनॉमी फिर से ऊपर गई और अब ऐसे सीधा आगे बढ़ रही है। इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी। वी शेप क्यों, इसके गिरने और इसके ऊपर जाने पे क्या बन रहा है, वी आकृति बन रही है। इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड रिकवरी। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार आर्थिक मंदी और उसके बाद की क्या है, रिकवरी है। मैंने कहा था ना, मंदी आ गई, लॉकडाउन लग गया तो क्या आ गई, मंदी आ गई, उसके बाद की क्या है, रिकवरी है। किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से क्या आता है, सुधार आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तेज गिरावट आती है, तेज गिरावट आई, एकदम से नीचे गया, फिर से क्या है, ऊपर से ऊपर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एकदम से सुधार भी क्या हो रहा है, ऊपर एकदम से हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। क्लियर है, ये टाइम आगे जा रहा है, उसी के सापेक्ष आपका क्या, जीडीपी भी ऊपर जा रही है। क्लियर। दूसरे कौन सी रिकवरी होती है हमारे यहाँ, जेड शेप्ड रिकवरी। जी जितना भी आएंगी ना, वी, जेड, एल, यू, ये सब क्या होती है, जब ये गिरती है ना मंदी के बाद, तो इस तरीके से ऊपर उठता है, तो उनके नाम पे वर्णमाला का जो अल्फाबेट का लेटर है उसी के हिसाब से इन पे नाम रखा हुआ है रिकवरी का। ठीक है, तो क्या होता था इसमें ये होता था कि जेड शेप रिकवरी में ये होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि होती है। तेजी से क्या होती, वृद्धि होती है, और तेज वृद्धि के बाद एक हल्की सी गिरावट और अर्थव्यवस्था पहले की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। इस लाइन को अगर आप लोग समझ गए तो फिर समझ लो, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो जेड शेप रिकवरी में वो कह रहा है, इसमें वही है, जीडीपी ऊपर जा रही है, टाइम इधर जा रहा है। क्या बोल रहा है वो, अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, अर्थव्यवस्था पहले ऐसे चल रही थी मस्त, एकदम से क्या हुई, नीचे आई, नीचे आ गई। अब क्या है, तेजी से वृद्धि होता है, इसमें हुई, अब हल्की सी एक गिरावट आएगी यहां पे, और फिर जो अर्थव्यवस्था है वो पहले के जैसे चल रही है। अगर ये गिरावट नहीं आती, यहां पे मंदी नहीं आती, यहां पे लॉकडाउन नहीं लगता, तो क्या ये इकोनॉमी ऐसे नहीं चल रही होती, सीधे चल रही होती। मतलब ये ऐसे नहीं चल रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर तो वो आ गया था ना लॉकडाउन, एकदम से यहीं पे लॉकडाउन आया। तो इसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन आ गया, एकदम से यहां पे मंदी आ गई,
तो मंदी के बाद एकदम नीचे गई, फिर जब खुला लॉकडाउन तो एकदम से ऊपर गया ये, और फिर हल्की सी गिरावट आई। मैंने कहा ना हल्की सी गिरावट आएगी और फिर अर्थव्यवस्था पहले के लेवल पे जाएगी। तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में जेड शेप्ड रिकवरी। जेड आकृति बन रही है, देखो जेड ऐसी, तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में जेड शेप्ड रिकवरी। समझ में आ रहा है? अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है एल शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी। ये बहुत बार आपके पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, वीडियो या वीपीडीओ में भी आ सकता है अगली बार। अभी नहीं आया है, लेकिन आरओ के मेंस में ये प्री में आपके पास पक्का आने के चांसेस हैं। यू शेप्ड रिकवरी के बारे में समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वी शेप्ड रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शेप्ड और जेड शेप्ड। समझ में आ रहा है? क्या होगा इसमें? यू शेप्ड रिकवरी में क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट, उसके बाद रिकवरी होने में मुश्किलें, और कुछ टाइम के लिए कम ग्रोथ रेट के बाद भी ये सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इकोनॉमी ऐसे ग्रोथ कर रही थी, ठीक है, इकोनॉमी ऐसे ग्रोथ कर रही है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करने के बाद एकदम से लॉकडाउन आया, मंदी आई, तो इकोनॉमी एकदम से नीचे नहीं गई। इकोनॉमी ने क्या किया, ऐसे ऐसे गई नीचे, ऐसे फिर गई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, फिर इसने ऐसे ऊपर रिकवर किया। मतलब क्या आकृति बना रही है, यू शेप्ड की रिकवरी। ये वी, ये इसमें क्या होता है, याद रखना, यू शेप्ड रिकवरी में, यू शेप्ड वाले में, इस वाली रिकवरी में तेज रिकवरी, तेज रिकवरी नहीं होती है। यू शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी में, अर्थव्यवस्था की यू शेप्ड रिकवरी में कभी भी तेज रिकवरी नहीं होती है। तेज रिकवरी कहां पे होती है, वी शेप्ड वाले में। देखा था ना, वी शेप्ड वाले में हुई थी, और जेड शेप्ड रिकवरी हुई थी। वी शेप्ड और जेड शेप्ड इन दोनों में क्या होती है, तेज रिकवरी होती है, लेकिन यू शेप्ड वाले में तेज रिकवरी नहीं होती है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो इसमें लोगों की नौकरियों पर असर पड़ता है और लोगों की बचत में कमी देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पूछेगा, आपके पास आ सकता है, कौन सी रिकवरी में लोगों की नौकरी पर असर पड़ता है और उनकी बचत पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वो कौन सी रिकवरी होती है जिसमें लोगों की नौकरी और बचत पर फर्क पड़ता है, यू शेप्ड रिकवरी में। यू शेप्ड रिकवरी में इकोनॉमी को रिकवर होने में मुश्किलें आती हैं। ये देखो ऐसे बन रही है, नीचे एकदम से ऊपर नहीं जा पा रही, बहुत टाइम के बाद नीचे और ऊपर जा रही है। तो यू शेप्ड रिकवरी में मुश्किलें आती हैं और कुछ टाइम के लिए कम ग्रोथ रेट के बाद भी ये सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और लोगों की नौकरियों पर तो असर पड़ता ही है, लोगों की बचत में भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो एल शेप रिकवरी हमारी स्टार्ट हो गई है। एल शेप रिकवरी में हमारी इकोनॉमी में क्या होता है जरा समझते हैं। ये अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है। याद रखो, इससे पहले हम कौन सी रिकवरी देख चुके हैं, एक तो हमने देखी है वी शेप्ड रिकवरी, एक देखी हमने जेड शेप्ड रिकवरी, और एक क्या देखी है, यू शेप्ड की रिकवरी। अब जो हमारे पास अगली रिकवरी है वो कौन सी वाली है, एल शेप्ड रिकवरी है। एल शेप्ड रिकवरी में क्या होता है, सबसे खराब स्थिति है अर्थव्यवस्था की। क्यों? जितने भी हमने ये डायग्राम बनाया है, जीडीपी ऊपर जा रही है, टाइम इधर है। आप जरा देखो यहाँ पे जीडीपी क्या थी, सीधे जा रही थी एकदम, और एकदम से मंदी आई तो नीचे हो गई बिल्कुल। अब क्या है, जब फिर से ये जीडीपी उठी तो क्या ये वी जा रही है, नहीं, ये क्या जा रही है, एल शेप्ड बना रही है, ऐसे जा रही है। और जानी कैसे चाहिए थी इसको, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमी में एकदम से क्या आ गया, डाउनफॉल आ गया है। जाना कहां पे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, ऐसे जा कहां गया है, नीचे जाके ऐसे जा रहा है। तो ये वाली रिकवरी में क्या होता है, एल शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था रिकवर ही नहीं कर पाती है। इसमें गिरावट के बाद ग्रोथ रेट लो लेवल पर चली गई है, देखो, ठीक है। और ये लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसको यहां पर तक पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम। कहां पकड़ रहा है, देखो, देख रहे हो ना। तो इकोनॉमी में क्या हो गया है, इकोनॉमी में चीजें ये हो गई है कि जब रिकवरी होनी थी तब रिकवरी हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि रिकवरी की जो आकृति है वो कौन सी है, किस रफ्तार से हो रही है,
एल शेप्ड रिकवरी में हो रही है। समझ में आया? एल शेप्ड रिकवरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकार बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, गिरने के बाद एल शेप्ड बन रहा है, और रिकवरी एल शेप्ड के थ्रू हो रही है। इस अर्थव्यवस्था में कई सालों के बाद भी पहले के जीडीपी लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैंने कहा पहले का जीडीपी लेवल ये होता अगर ये ऐसे जाता, अब कैसा है, ऐसा है। तो क्या पहले के जीडीपी लेवल पे जा रहा है? नहीं, कई सालों तक नहीं जा पाएगा। कहां जाएगा? ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये इधर जा रहा। समझे? तो इकोनॉमी में एक चीज आपको समझनी है, रिकवरी किसी भी मंदी के बाद जब फिर से चीजें खुलती हैं और फिर से जब चीजें खुलने के बाद रिकवरी होती है तो हर बार रिकवरी एक जैसी नहीं होती है। कभी वी शेप्ड रिकवरी होगी, कभी एल शेप्ड होगी, कभी वी शेप्ड होगी, कभी जेड शेप्ड होगी, कभी यू शेप्ड रिकवरी होगी। और जब रिकवरी हो ही नहीं पा रही है अर्थव्यवस्था में तो कौन सी रिकवरी होगी? एल शेप्ड रिकवरी होगी। समझ में आ गया? अब देखो के शेप्ड रिकवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रेट और समय में रिकवरी होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग टाइम पे रिकवरी होती है। याद करो हमने पहली क्लास में, पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर थे? 5 सेक्टर। मेन कौन से सेक्टर होते थे? एक प्राथमिक होता था, एक क्या था, द्वितीयक था, और एक क्या था, तृतीयक, टर्सरी सेक्टर। ये क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में जब मंदी आई, मंदी के बाद क्या हुआ? नीचे रिकवरी हुई। मंदी में के बाद क्या हुआ? यहां तक सही जा रहा था, मंदी आई, मंदी के बाद इकोनॉमी ऐसे नीचे गई, अब रिकवरी कर रही है। तो रिकवरी करने के लिए क्या कर रही है? ये अर्थव्यवस्था को कोई दूसरा सेक्टर है, मान लो ये कृषि सेक्टर है प्राथमिक, तो ये रिकवरी कर रहा है। लेकिन ये जो द्वितीयक सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग, द्वितीयक सेक्टर क्या होता है? उद्योग धंधों वाला। वो जो तृतीयक है, टर्सरी सेक्टर है, जैसे होटल वाले। अब होटल वालों का ये लाइन है, ये रिकवरी नहीं कर पा रही है, ये नीचे जा रही है। कृषि वाला सेक्टर तो ऊपर जा रहा है, ये वाला सेक्टर कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो तो रही है लेकिन हर सेक्टर में अलग अलग टाइम पे हो रही है। जब प्राइमरी सेक्टर में रिकवरी हो रही है तो सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं हो रही है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नहीं हो रही है। जब कृषि में रिकवरी हो रही है तो उद्योग धंधों में रिकवरी नहीं हो रही है, सेवा क्षेत्र में रिकवरी नहीं हो रही है। क्यों? तृतीयक क्षेत्र किसका होता है? सेवाओं का होता है। द्वितीयक क्षेत्र किसका होता है? उद्योग धंधों का होता है। तो इन दो क्षेत्रों में रिकवरी नहीं हो पा रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कि प्राइमरी में क्या, कृषि क्षेत्र में, ये कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र में क्या है? रिकवरी नहीं हो पा रही, ये देखो। और ये औद्योगिक है, इसमें रिकवरी है। ये जो क्या है? सेवा है, इसमें रिकवरी है। तो इन दो में, औद्योगिक और सेवा में तो रिकवरी हो रही है, कृषि में नहीं हो रही है। तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में एक साथ रिकवरी ना होना वो किस रिकवरी को दिखाता है? के शेप्ड रिकवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज को। जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में रिकवरी अलग अलग समय पर हो तो उसको कौन सी रिकवरी कहते हैं? के शेप्ड की रिकवरी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, के शेप्ड रिकवरी उस समय देखने को मिलती है जब अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर बहुत तेजी से रिकवर करते हैं, हाँ यहाँ पे जैसे बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है, और कुछ क्या करते हैं? धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। देखो समझो, धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तेजी से रिकवर होने वाले सेक्टर कौन से होते हैं? ज्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी। जैसे मैंने कहा ना, सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे टर्सरी, तृतीयक लिखा था, यहाँ पे हमने कृषि लिख दिया, ऊपर नीचे कर दिया, समझने के लिए समझो। रिटेल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये क्या होती हैं? बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन धीमी गति से रिकवर होने वाले कौन से होते हैं? पर्यटन सेवाएं और एंटरटेनमेंट। आपको पता है ना, लॉकडाउन लगने के बाद सबसे धीरे कौन सा सेक्टर रिकवर हुआ था, जिसको खुलने में बहुत समय लगा था? पर्यटन। क्यों? टूरिज्म सेक्टर ऐसा था, घूमने फिरने का जो काम धंधे से जो जुड़े लोग थे उनका बहुत नुकसान हुआ। क्यों? लॉकडाउन में परमिट नहीं मिला किसी जगह जाने का, बार बार वो दिखाना पड़ता था कोविड सर्टिफिकेट, तुम किसी दूसरे देश में जा नहीं सकते थे, वीजा की प्रॉब्लम थी। क्यों? वहां पे कोविड की जो प्रोटोकॉल थे, जो नियम थे, बहुत सख्त थे। तो पर्यटन पे बहुत सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, किसका? कोरोना का। समझ में आ गया? धीमी गति से रिकवर होने वाले पर्यटन सेवाएं और एंटरटेनमेंट की सेवाएं, के शेप रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, आर्थिक विकास से संबंधित कुछ सूचकांक।
आर्थिक विकास से संबंधित कुछ मेन जो सूचकांक हैं जो आपके फैक्चुअल पेपर में पक्का आने ही आने हैं। आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है। जरा समझो पहला कौन सा सूचकांक होता है, क्या होता है इसमें आर्थिक विकास के सूचकांक में, जरा समझ लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र है ना, इसमें मान लो इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों के रहने में क्या उन लोगों का विकास हो रहा है? क्या ये लोग शिक्षा में विकास कर रहे हैं? क्या इन लोगों का स्वास्थ्य में विकास है? क्या इनके यहाँ सड़क, बिजली, पानी है या नहीं है? कितना अपराध है, कितना क्राइम है, कितनी इनकी आमदनी है, कितनी इनकी आय, ये सब कहाँ पर चेक किया जाता है? आपका कहाँ पर चेक किया जाता है? इंडेक्स में, सूचकांक में, इंडेक्स में। और ये इंडेक्स क्या कहता है आपको कि इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ये अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं जो इंसान के क्या आर्थिक विकास को लेकर होते हैं। किसको लेके होते हैं? आर्थिक विकास को लेके। समझ में आया? ये आर्थिक विकास को लेके सारे इंडेक्स होते हैं। क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहला इंडेक्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आपका करंट अफेयर्स में आएगा ही आएगा, पक्का पक्का। क्या कहता है? यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था इंडेक्स? यूएनडीपी के द्वारा 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, नाम याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महबूबुल हक। किस अर्थशास्त्री के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया गया, बनाया गया? कौन थे वो? महबूबुल हक के द्वारा, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। कौन सी संस्था इसको हर साल रिलीज करती है? कौन सी संस्था इसको प्रकाशित करती है? यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जो अमर्त्य सेन के काम पर आधारित था। किसके काम पर आधारित था? किसने बनाया? महबूबुल हक ने। और किसके काम पर आधारित था? अमर्त्य सेन के। आपको पता है ना भारत के अर्थशास्त्री, भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, ठीक है। इनके काम पर आधारित इंडेक्स बनाया किसने? महबूबुल हक ने, यूएनडीपी के द्वारा। इस सूचकांक में मानव विकास के, उसके जीवन से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को देखा जाता है। इसमें मानव विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे क्या होंगी? जीवन जीने की कितनी उम्मीद है, कितने टाइम तक ये जिएगा, उम्र कितनी होगी, शिक्षा को लेके क्या है, अलग अलग तरह के स्वास्थ्य को लेके क्या है, ये सारे सूचकांक मानव विकास सूचकांक में दिए रहते हैं। एक बात, मानव विकास सूचकांक के 3 मूलभूत आयाम हैं। कौन कौन से इसके इंडेक्स हैं, कौन कौन से इसके आयाम हैं? समझो, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, जो मैंने अभी आपको कहा कि कितना वो लंबा स्वस्थ जीवन जिएगा। ज्ञान की उपलब्धि, एजुकेशन कितनी उसके पास है, जहां पर वो काम करता है वहां पे कितनी एजुकेशन उसको मिल सकती है, ये सारी चीजें कहां पे आती है? मानव विकास सूचकांक में। एक अच्छे जीवन का स्तर, वो लेवल क्या है उसकी लाइफ का, रह तो रहा है, जी तो रहा है, लेकिन उसका स्तर क्या है, कहां पर रह रहा है, लेवल क्या है, कितना वो एरिया है, कैसा वो एरिया है, वो सारी चीजें कहां पर आएंगी? मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के आयाम तो ये हैं, लेकिन इसके 3 संकेतक, इंडिकेटर कौन कौन से हैं ये याद रख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। जितनी भी चीजें अब आने वाली है सब फैक्चुअल है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का सूचकांक और सकल राष्ट्रीय आय का सूचकांक। जीवन प्रत्याशा, कितना जिएगा। शिक्षा का सूचकांक, शिक्षा के मामले में कितनी बेहतरी है उस देश की। सकल राष्ट्रीय आय का सूचकांक, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लोग कितना कमाते हैं आबादी के अनुपात में, इसी को सकल राष्ट्रीय आय कहा था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। भारत की स्थिति देखो, मानव विकास सूचकांक में 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? 0.427 था। 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? 0.427 था, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया? 0.633। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1990 में शुरू, जब सबसे पहले इंडेक्स कब आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का भारत के लिए? 1990 में क्या सूचकांक था? ये। और अभी जो लेटेस्ट आया है 2021-22 में, उसमें कितना इंडेक्स का सूचकांक है, कितना नंबर है? 0.633 है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ा बहुत, तो मेन इंडेक्स जो है। मानव विकास सूचकांक 2021 जो अभी रिलीज हुआ है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। कितने देश शामिल है? 191 देश शामिल है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्वे है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे हांगकांग
और 5वें पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक कौन सी है, मैटर क्या करती है हमारे, भारत की रैंक कौन सी रैंक पर है भारत, 132वें स्थान पर भारत पाया जाता है। जब रैंक ये इंडेक्स आया तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, 132वां। सूचकांक वर्ष 2021-22 में भारत का सूचकांक का स्कोर कितना था, 0.633, ऊपर भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस आधार पर 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590 थी। समझिए समझिए समझिए, इस आधार पर भारत में 2021 में प्रति व्यक्ति आय $6,590 थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मानव विकास सूचकांक 2021-22, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्कोर कितना है, भारत की सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, $6,590। जीवन प्रत्याशा कितनी है, 67.2। स्कूल में बिताया औसत वर्ष कितना है, 6.7 है। और स्कूल में बिताए जाने वाले संभावित वर्ष कितने हैं, 11.9। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सकल राष्ट्रीय आय, ये जो दे रखा है ये वाला भाई, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो जितना भी ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अभी तक हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है, ये जो महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के सूचकांक पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, लैंगिक विकास का सूचकांक, जेंडर गैप, जेंडर डेवलपमेंट का इंडेक्स। फैक्चुअल चीजें हैं, देखो ये चीजें आपको थोड़ा सा ना ऐसा लगेंगी कि क्या याद करना है, बट देखो आपको याद तो करना पड़ेगा। जो मेन इंडेक्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कंसेप्चुअल जहां पे चीजें होंगी वहां पे आपको समझना पड़ेगा, बट ये चीजें फैक्चुअल है, आपको थोड़ा रटनी तो पड़ेंगी। वही है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है, 1995 में शुरू किया गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों के मानव विकास सूचकांक की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, जो कि 3 आयाम है, स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर। क्या क्या आयाम है इसके, स्वास्थ्य है, ज्ञान है और जीवन का स्तर है, ये इसके 3 आयाम है। 2021 में भारत का लैंगिक विकास का सूचकांक कितना था, 0.849। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बताने को, सिंपल सी चीज है। दूसरा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखो 2010 में यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड के द्वारा, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड के द्वारा, याद रखना, ग्लोबल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमने मानव विकास सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। इसके 3 आयाम क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर, जीवन जीने का लेवल क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसको लेके है। 2021 में ये फिर से इंपॉर्टेंट है, इस इंडेक्स में 111 देशों को शामिल किया गया था और भारत की 16.4% आबादी क्या है, गरीबी में। कितनी परसेंट आबादी है, 16.4% आबादी आपकी गरीबी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड बनाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह इसका स्तर है। 2021 में इंडेक्स में 111 देश हैं और भारत की आबादी कितनी परसेंट गरीब है, 16.4% इसमें क्या है, गरीब है। क्लियर है। और मेरे ख्याल से ये इंडेक्स तो आपने बार बार देखा होगा, करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा आता है ये। करंट अफेयर्स में ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक। क्या होता है, ये भूख को देखता है, कितने लोग भूखे हैं, क्या हालत है, भूखमरी कितनी है। राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को दिखाता है, राष्ट्र के स्तर पे कितनी भूख है उस एरिया में, कैसी है। अफ्रीकन कंट्रीज है तो कितनी वहां पे भूख आपकी पाई जाती है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। तो भूख स्तर, भूख सूचकांक में यही सारी चीजें होती हैं। क्या दिखाता है सूचकांक, इसके इंडेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इसके। क्या है, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट, अल्प पोषण, मेल न्यूरिशमेंट, लंबाई के अनुपात में कम वजन, स्टंटिंग जिसको कहते हैं, आयु के अनुपात में कम लंबाई, ये क्या है इसके सूचकांक के इंडेक्स हैं, इंडेक्स है, इंडिकेटर्स हैं। बाल मृत्यु दर, अल्प पोषण, लंबाई के अनुपात में कम वजन और आयु के अनुपात में कम लंबाई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 का है,
इसको थोड़ा आप नोट भी कर लेना, आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो आप लोग, लेकिन इसको बहुत नोट करते रहना। भारत का स्कोर कितना है? 29.1 है, गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में है, ठीक है, किसकी श्रेणी में? गंभीर मामले हैं, और भारत की रैंक कितनी है? 107। स्कोर याद कर लेना 29.1 और भारत की रैंक कितनी है? 107। कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है? 2022 का। इसके अनुसार भारत की 16.3% जनसंख्या क्या है? गरीब है। हम पहले बात कर चुके हैं, 16.3% जनसंख्या इसकी कुपोषण है, कुपोषण का शिकार है, गरीब है, दोनों उसी में आता है। कुपोषण गरीबी से ही बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी हम स्लाइड्स थी, जितने भी हमने टॉपिक्स थे, चाहे इंडेक्स को लेके या बाकी चीजें थी, वो हम सब के सब इसमें कवर कर चुके हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी, अब से हमारी जितनी भी क्लासेज होने वाली हैं, वो सारी क्लासेज आपकी कंसेप्ट बेस होंगी, इकोनॉमी की, जो जिनमें आपको समझना होगा। फैक्चुअल जितना भी था, आज की क्लास मोस्ट ऑफ द फैक्चुअल थी। कल से जितनी भी क्लासेज आपकी होंगी वो ज़्यादा क्या होंगी? कंसेप्ट वाली होंगी, चाहे आपका बजट हो, टैक्स हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, या आपका करेंसी में विनिमय दर हो, ये सारी की सारी कंसेप्ट होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।